पर्सनल इशू थे और ज़रा लाइफ में स्ट्रगल था, तो मैंने अपना डाइवोर्स ले लिया था। उसके बाद मैं अपने मायके रहती थी, क्योंकि इस इंसान को ना कभी ये फील ही नहीं हुआ कि एक पत्नी और एक बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं माँ बाप से अलग। या तो घर को छोड़ दो या शादी कर लो। फिर मैंने खुद का डिसीजन वहाँ से लिया कि मैंने घर छोड़ दिया। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अप्रैल बैच की हमारी स्टूडेंट प्रियंका चौधरी। हमारी बहन प्रियंका चौधरी मेरे ऑफिस के बाहर रही हैं। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। शुरुआत में इनको पीजी नहीं मिली थी तो 45 डेज जो है ऑफिस के बाहर रहे थे। आप भी उन 4 स्टूडेंट्स में से एक थे। जी भैया। कैसे मैनेज किया 45 दिन, सबसे पहले वो बताएं। मैनेज में कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल घर वाला जैसा फील था। आराम से रहना, आराम से सोना, आराम से खाना, सब चीज़ें अच्छी थी, कोई इशू नहीं था। हम अपने घर में तो एडजस्ट करके रहते हैं, वही चीज़ें हमने यहाँ सोच के एडजस्ट किया। थोड़ा सा कोई कोऑपरेट मतलब ही नहीं है। बहुत मैंने बोलती हूँ, पर्सनली रूम मिला हुआ था मैं तो आपके ऑफिस के बाहर से रहते हुए। ऑफिस के बाहर जो रूम है उसमें रहते थे और इनको इतना डिस्टेंस हमें पीजी में भी होता है, उससे ज़्यादा तो हमें यहाँ था सुकून। यहाँ पे और लोग नहीं थे, क्योंकि हाँ 4 ही थे तुम। जी। पूरे फ्लोर पे 4 लोग ही रहते थे और बोले भैया हम रहेंगे सेंटर में, बाहर किसी पीजी में नहीं जाएंगे, चाहे रूम के बाहर क्यों ना रहना पड़े। और यही स्ट्रगल हमें ये सिखाता है बेसिकली कि ज़िंदगी में कभी भी थाड़ पे रखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। थाली में सब कुछ सजाया। ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशन आएंगी, कैसे हम उनसे डील करते हैं, बेसिकली वही ट्रेनिंग यहाँ पे सिखाई जाती है। बेसिकली हर चीज़ को आपको देखना होता है, इसलिए कि सिर्फ सिलाई सीख के जाना, ऐसे सीख के जाना कि कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप दीदी? यूपी गाज़ियाबाद से। मतलब मोटा पैसा? नहीं भैया, गाज़ियाबाद। और आपके नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली? नहीं, मोदी नगर से है मेन तो हमारा। कौन सा नगर? मोदी नगर जी। ये कहाँ होता है? सिटी, गाज़ियाबाद से आगे सिटी मोदी नगर है। ओके जी, मेरठ मोदी नगर ऐसे जाता है। गाज़ियाबाद से होते हुए मेरठ जाते हैं ना एक्सप्रेस से, वहीं से बीच में हमारा गांव पड़ता है अमराला। कौन सा गांव? अमराला गांव के पास अमराला। ओके। यहाँ आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे? यहाँ आने से पहले भैया मेरा खुद का एक छोटा सा बुटीक था, उसमें स्टिचिंग करती थी और उससे अपना काम करती थी। लगभग कितना पैसा कमा रहे थे आप उससे? उसमें मिनिमम जब ज़्यादा होता तो 15 से 20। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 और नॉर्मली 15 एवरेज। 15 एवरेज जी। खींच के काम करते तो 20? हाँ, 20 से अब भी जाता था। ओके। आपका क्या नाम है छोटे? अनाया चौधरी। ओके। क्या सवाल पूछें आपसे, बताएं। पढ़ने में क्या क्या आता है? वो 2 का पढ़ा आता है? किसने सिखाया? मम्मी काम करवाती हैं स्कूल की? सारा दिन सूटों में बिजी रहती हैं? ओके। किस टाइम कराती है मम्मी होमवर्क? नाइट में या डे में? नाइट में। ओके। कैसे मैनेज करते हैं फिर? भैया सारा दिन तो मेरा बुटीक पे निकलता था और बच्चे को टाइम देना बुटीक से ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। और इसके बाद इसको मैं 1 घंटा ज़रूर देती हूँ जाने के बाद। इसको क्लास वर्क, होमवर्क, स्टडी में क्या किया, क्लास में क्या हुआ, वो इसकी सारी चीज़ें मेरी। उस टाइम पे कौन संभालता है इसको जब आप बुटीक पे होते हो? जब उसके बाद इसकी नानी इसको संभालती हैं। आप मायके रहते हैं? हाँ जी। क्यों? फिर पर्सनल इशू थे और ज़रा लाइफ में स्ट्रगल था, तो मैंने अपना डाइवोर्स ले लिया था। उसके बाद मैं अपने मायके रहती थी। अच्छा। हमेशा वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं। उसके बाद मैंने अपना वहाँ से डाइवोर्स से पहले था मेरा बुटीक, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल इश्यूज रहे हैं लाइफ को लेके, बिज़नेस को लेके ज़्यादा रहे हैं, और ये बोले तो फाइनेंशियल इशू ज़्यादा थे। ओके। ये गुड़िया कितने साल की थी जब आपने इस कदम उठाया? जब भैया ये 2.5 साल की थी, जानती भी नहीं थी। जब इसको मैंने ना ऐसे नॉर्मली बोल दिया कि वहाँ पे कुछ हो गया है, तो इसको बोला दादा दादी मामा, ये चीज़ मैंने इसको बताई। भैया 2 दिन तक रोई उन लोगों को लेके, नहीं मुझे जाना है, मुझे चीज़ें देखनी है, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे को बहलाना है तो क्या। जब ये नहीं बहुत मुश्किल टाइम था वो, मतलब मुश्किल, वो आपने निकाल दिया है बेसिकली। जी, उनका याद भी नहीं करना चाहती हैं। याद करना भी नहीं चाहिए। और अपने आप WHO की रिपोर्ट देखें या इंडिया में जो अलग अलग सर्वे होते हैं वहाँ की रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं घरेलू हिंसा के जी। और महिलाएं फिर भी रुकी रहती हैं। जी, मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ें मैंने लाइफ में देखी हैं, फेस की हैं, सामने से देखी हैं वो चीज़ें ना, कि इंसान ना फिजिकली इतना नहीं टूटता है जितना वो मेंटली टूटता है। वो चीज़ें फेस से खुद पे भी देखी हैं और आसपास बहुत देखें कि
ज़रूरी नहीं है वो फाइनेंशियली टूट रहा है, वो मेंटली भी बहुत टॉर्चर होता है। इमोशनली जो टॉर्चर है ना वो सबसे गंदा टॉर्चर है। बहुत फिजिकली तो इंसान एक दो दिन में भूल जाता है, सारी चीज़ें कवर कर लेता है, लेकिन भैया दिन रात जो इंसान मेंटली टॉर्चर होता है ना, उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। ओके, अब जब आप इतने नेगेटिव माहौल से निकले और इस बच्ची का अभी टाइम है, इसके जो जी। दिमाग के डेवलपमेंट का टाइम है, जी, तो इसको कैसे पॉजिटिव माहौल में रखते हैं आप, क्या कोशिश करते हैं? मैं सारा मेन पॉजिटिविटी यही रहती है इसके लेके, ये एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को जिए। ये नहीं है कि ये लड़की है या मैं लड़की हूँ, क्योंकि दुनिया क्या ट्रीट करती है एक लड़की को लेके, ये लड़कियाँ नहीं कर सकती वो चीज़ें मैं खुद करना चाहती हूँ कि इसको भी वही चीज़ें सिखाऊंगी लाइफ में इन फ्यूचर भी। लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती, चाहे तो आज रितु मैम को देखो कहाँ है, वो भी तो एक लड़ी है। क्या 4 आदमी ने उनको बोला नहीं है, बोलते सबको हैं, लेकिन एक लेवल बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काम अपने हकों कर- के लिए लड़ना ही पड़ता है। अपने अपने हकों के लिए तो भैया अपनों से भी लड़ना पड़ता है। सबसे पहले अपने ही सबसे सामने खड़े होते हैं, दुनिया तो फिर पीछे होती है। क्योंकि समाज अपनों को ही सामने खड़ा करता है ना। बिल्कुल, दुनिया उनको अपने तो फिर भी एक बार को मान जाते, समाज के टॉर्चर सुन सुन के ना वो बोलते हैं हमें ये समाज ये बोल रहा है, समाज वो बोल रहा है। वो समाज नहीं जीने देता, और समाज किससे है? हमसे। अगर हमारी जैसी सोच होगी, जैसे समाज को हम चाहेंगे वैसे बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदल सकते ना। उनकी सोच यही है कि नहीं ये एक लड़की है, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये अपना तो काम मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छे भी हैं, देखो मैं नहीं बोलती नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिविटी है, लेकिन हमारा जो इंडिया है उसमें ना वो मेल ईगो तो वो अलग लेवल पे है, बहुत हाई लेवल पे जैसे जब आपका डिवोर्स हुआ होगा दीदी, पर्सनली सवाल आप बताना चाहें तो बताएं, ना तो ना बिल्कुल। बताएं। तो अपना जो समाज है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करती हैं जी। बेसिकली, क्योंकि आपने गुड़िया का नाम बताया अनाया चौधरी, तो बेसिकली आप जाट समाज से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल। तो अपने समाज में बेसिकली क्या होता है, जब लड़की का डिवोर्स वगैरह होता है तो कोशिश की जाती है अगर वो जवान है तो उसकी शादी दोबारा कर दी जाए। जी आपको नहीं कहा गया? भैया, आज मैं यहाँ शायद इसी क्वेश्चन से लेके यहाँ रिलेटेड बैठी हूँ। इतना प्रेशर मेरी शादी को लेके मेरी फैमिली का है ना, कि समाज उनको इतना मैं ही नहीं बोलती वो गलत हैं, वो गलत नहीं है। वो देखो मैं भी एक माँ हूँ, इसके लिए इसके फ्यूचर को लेकर मुझे भी इतनी चिंताएं हैं, टेंशन है, तो मुझे लगता है वो सही है, लेकिन उनको ये है कि मैं शायद सेकंड मैरिज करके अच्छी लाइफ जी सकती हूँ, एक दूसरे इंसान पर डिपेंड। कि वो बोलते हैं कि एक इंसान का साथ होना जरूरी, मैं मानती हूँ इंसान का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ हमें उनकी ज़रूरत है वो पीछे हो जाते हैं समाज को देखते हुए, तो वो हमारे साथ नहीं होते। वो बोलते शादी करो शादी करो, नहीं मन मानता। ऐसा लाइफ पार्टनर भी तो मिल सकता है दीदी, जो आपको अलाउ करे, आज़ादी फ्रीडम अलाउ करे, आपको काम करना अलाउ करे। नहीं भैया, मुझे मतलब मेरा विश्वास उठ चुका है मैरिज वाले सिस्टम से। बिल्कुल। मैं 110% मैं बोलती हूँ कि जब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ आने से पहले किसी को मैं नहीं बोल के आई थी मैं यहाँ आ रही हूँ। उसके बाद उनको अचानक से मैं यहाँ पे आ गई, जैसे पर्सनल इशूज़ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बोला कि ये यहाँ से मतलब बाहर गई है तो ये मतलब शादी करेगी। अब ये ना यहाँ से गई है तो भाग के शादी करेगी। इसलिए मैं चाहती नहीं थी, मैं चाहती थी कि यहाँ से सक्सेस होने के बाद मैं दुनिया को बताऊँ कि शादी ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। शादी के बाद से तो जीवन स्टार्ट होता है एक लड़की का। वो अच्छा बोलते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क लड़की के लिए यही है। मायका अच्छा है तो स्वर्ग यही है, ससुराल मिल जाए तो स्वर्ग से भी बेहतर जीवन यही है, और ससुराल अच्छा ना मिले तो उससे नर्क से बदतर जीवन भी लड़की के लिए यही है। बड़ी दुखदायक स्टोरी बेसिकली। मैं कभी आपको देख के ऐसा लगा नहीं कि मतलब ऐसे आप हैं, क्योंकि आप जैसे भी हम मिले यहाँ पे भी तो आप हंस के ही बोलते थे भैया कैसे हो, भैया कैसे हो। जी भैया। ये गुड़िया कब आई आपके यहाँ पे? अभी इसकी भैया जैसे समर वैकेशन थी, मैं घर पे गई थी। मैं नहीं चाहती थी मैं जल्दी से, क्योंकि वर्कलोड होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो बच्चे को देखना, खुद का काम करना और ये चीज़ें संभालना बच्चे के साथ, ये कभी इसको हेल्थ इशू हो जाए कोई चीज़ें, तो ये मेरे साथ पूरी रात जग के काम करती थी। ये सुबह के 5 बजे सोती थी। और जब मैं गई थी ना घर पे, अभी 30 डेट को मैं गई, इसने बोला मम्मी मुझे जाना। मैं सोच रही थी 1 वीक पहले जाऊँगी तो इसके लिए ड्रेसें बनाऊँगी, तो ड्रेसें बनाऊँगी, मेरे साथ फ़ोटो वगैरह करा लेगी। ये मेरे साथ तभी आ गए। और फिर मुझे लगा पता नहीं क्या, पर भैया मेरी ना जीवन की जो इंस्टेंट है वो मेरी बेटी है। मुझे जैसे आप बोलते हैं ना, मैं खुश हूँ, मैं इसी की वजह से खुश हूँ। मैं जब मेरा डाइवोर्स हुआ ना तो दुनिया ने, समाज ने, सब ने बोला कि उनकी बच्ची है उनको छोड़ दें, पर दुनिया समाज ने नहीं पैदा किया था इसको। 9 महीने मैंने तकलीफ़ें झेली हैं। वो टाइम जैसे मैंने काटा था ना, मैं कोई लेडी तो बहुत मुश्किल से काटती है, वो हर किसी के साथ नहीं होता। मैं हर 24 घंटे उल्टियाँ मैंने लगती थी, वो चीज़ मैं फोलती तो मुझे फील करती हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं
दुनिया समाज ने इसको पैदा नहीं किया जो मैं इसको वहाँ छोड़ती। एक बाप, मानती हूँ बाप का साथ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ जो मैं एक माँ फील करती है ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। और शायद आज मेरे जीने की वजह भी मेरी बेटी है। मतलब बेटी के लिए माँ ही ठीक होती है। माँ एक ही होती है। और होते नहीं, मैं हूँ ना। हाँ, और देखो आज मैं जहाँ हूँ और जिस लेवल पे हूँ, सबने बोला कि ये उनकी है, हमारी नहीं है, उनको वहीं छोड़ दो। पापा ने मेरे बोला कि जहाँ मेरे मतलब मेरी 2 भतीजियाँ हैं, मेरे भाई के 2 बेटियाँ हैं, कि जहाँ मेरे 2 पोतियाँ हैं, मेरे लिए एक और है। जो इसकी माँ डिसीज़न लेगी, इसकी माँ के डिसीज़न के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर वो बोलती है रखते हैं तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, नहीं रखना नहीं है। तो उस टाइम पापा ने मुझे बहुत, उनकी इस वर्डिंग से मुझे सपोर्ट मिला। और शायद उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ये वर्डिंग बोली होती ना भैया, जब वहाँ पे मुझे कितना भी इशू था, कितना भी मुझे मेंटली था या फिजिकली था या फाइनेंशियली था, जो भी था, तो मैं उस घर को नहीं छोड़ती। क्योंकि इस इंसान को ना कभी ये फील ही नहीं हुआ कि एक पत्नी और एक बच्चे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं माँ बाप से अलग। एक मेल के लिए मानती हूँ, देखो एक लड़की अगर शादी करके जाती है तो वो किसके पीछे जाती है? सास ससुर के पीछे नहीं जाती, हस्बैंड के साथ जा रही है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको संभाले, उसको क्या ज़रूरतें हैं वो उनको फील करे। उस वहाँ पे रहने के बाद मैंने वहाँ पे टाइम पीरियड निकाला 7 साल का। 7 साल में मैंने उस बंदे को इतना समझा। वहाँ पे ज़्यादातर मेरा जो पर्सनली इशू रहा है वो फाइनेंशियली रहा था, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मैंने कभी फाइनेंशियल इशू फेस ही नहीं किया अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें होती हैं। मेरा मन था शादी से पहले मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, एक कुछ बनूं, मतलब ये तो था कि कुछ करना है लाइफ में, कभी कुछ चीज़ें कि मुझे क्या ही बनना है। तो जॉब के लिए सोचती थी, लेकिन पापा आर्मी से बिलोंग करते हैं, आर्मी में जॉब करते थे, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं थी। घर से मतलब बाहर जाएँ, वो कुछ भी चीज़ें हों। फिर आज मुझे लगता है शायद वो ठीक थे, पर नहीं भी लगता। देखो उस टाइम पे अगर मैं कामयाब होती तो शायद ये स्ट्रगल टाइम इतना नहीं होता मेरी लाइफ को जो मैंने फेस अब किया है। तो उन्होंने जॉब नहीं करने दी, ये बोला नहीं हम शादी ऐसे घर में करेंगे कि वहाँ पे फाइनेंशियल इशू का तो मतलब इन्हें जॉब की कोई नीड ही नहीं होगी। उनको लगता है कि जॉब लड़कियाँ पैसों के लिए करती हैं, लेकिन मेरे मन में पता है क्या होता था कि पैसे, देखो पैसों के बिना ना जीवन नहीं कटता, पैसे ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन ये होता है ना लड़की का सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके लिए मुझे था कि मैं जॉब करूँ। उस टाइम नहीं, अब से 15-20 साल पहले देखो मैं 26 की एज में मेरी शादी भी हुई है। मैं बोलूँ कि घर वालों ने जल्दी शादी कर दी, नहीं, मेरे घर वालों ने कभी मेरी इतना फोकस ही नहीं किया, मतलब फोर्स नहीं किया कि मेरी जल्दी शादी होगी या मुझे मैच्योरिटी नहीं थी। मैंने बहुत कोऑपरेटली वहाँ पे हैंडल किया। अब वहाँ जिन सिचुएशन में मेरी शादी हुई फाइनेंशियली के, वो मैंने 7 साल काटे हैं। आज ये बात ऐसे ना ऐसे टैकल हो जाए, ऐसे ना ऐसे उस बंदे को इतना समझाया। मुझे ये नहीं था कि वो मुझे ये था वो कमाए तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। उसका मेन ईगो था कि मतलब अपनी फैमिली में वो अकेले थे, 2 बहनें थी, तो एक की शादी हो रखी थी, एक अनमैरिड थी, वो शायद शादी कभी ना कराए, वो वाला सीन भी था। हमारी फैमिली में ऐसे नहीं, देखो हम नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं कि लड़कियों को उतना ही रखा है। तो वही चीज़ें शायद मैंने देखी अपनी लाइफ में कि हाँ लड़कियों को, लेकिन वहाँ का माहौल हमारे परिवार से बिल्कुल अपोजिट था। वो चीज़ें मैंने वहाँ टैकल की। उसके बाद होने के बाद भी मैंने चीज़ें सोची कोऑपरेट हो जाएंगी, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फाइनेंशियल इशू भी के लिए भी मैंने सोचा। तो मेरा मानना ये था ना, ये बंदा कमाए चाहे 5,000 कमाए, काम नहीं करते थे वो, नहीं काम नहीं करते थे। अगर मैं ज़्यादा फोर्स करती थी, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, तो वो हमारा वहाँ से मेन रीज़न फाइनेंशियली इशू, यानी कि जॉब करा हुआ थी बेसिकली। तो आपके पापा ने नहीं देखा ये काम नहीं करते? भैया जिस टाइम हमारा रिश्ता हुआ था ना, मेरे पापा ने 4 साल रिश्ते देखे हैं। 4 साल मायने रखते हैं कि हाँ नहीं करना, हाँ नहीं किसी ने भी अगर ये बोल दिया ना कि हाँ ये कमी है, शायद मेरी किस्मत को मानो या कुछ भी है, कि जिस घर में मेरी शादी हुई वो पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक झूठ था। झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया। और मेरी शादी में सपने होते हैं ना, एक लड़की ख्वाब लेके जाती है, जैसे घर वालों ने बोल दिया कि हम तो शादी ऐसे घर में गए। मैंने घर वालों को एक ही चीज़ बोली थी, मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैं रहती थी और जैसे मेरे विचार थे, मुझे पता था मुझे कैसी फैमिली में मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा शुरू से ही ओपन माइंड थी। ये नहीं थी कि जैसे गांव में लड़कियां रहती हैं कि ये नहीं करना, टिपिकल टाइप नहीं होती कि ये दादी अम्मा टाइप, वो नहीं था मेरा नेचर कभी भी। मतलब मम्मी को भी बोलती थी तुझसे काम नहीं कराती। मेरी मम्मी ने मुझे सब काम सिखाया, सब टोटली ओवरऑल जिसको बोलते हैं गाँव में होता है
A to Z मुझे काम, आस पड़ोस में किसी लड़के को स्टिचिंग भी नहीं आती थी, टोटल काम मम्मी को सिखाया गया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो मम्मी को कभी सुनने को मिलता है कि इसने कभी काम नहीं कराया, तो ये आज़ादी में रही है। लेकिन मेरा माइंड ओपन था, तो यही सोचती थी कि शादी हो ना तो ऐसे बंदे से हो, वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और जॉब करता हो, बाकी उसके घर में कुछ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन या जिस टाइम शादी की थी पापा ने, तो वहाँ पे बताया था पॉलिटेक्निक इंजीनियर है, तो उस टाइम पे पापा का मन भी नहीं था। अब मम्मी ने बोला कि छोटी फैमिली है, और क्या नाम है, वहाँ पे जाने के बाद मुझे चीज़ें पता लगी धीरे धीरे। जब उस टाइम पे शादी हुई तो वो जॉब करते थे, जहाँ पे वो जॉब करते थे वो उनकी बुआ जी के जमाई का ही कुछ बिजनेस था, वहाँ पे करते थे। हम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी, हमें बताया गया वहाँ पे इंजीनियर हैं, और सैलरी जो भी थी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं अभी कम है, तो अब देखो मेरे भाई भी इंजीनियर है, आज अच्छा कमाता है। तो स्टार्टिंग तो छोटे लेवल से ही होती है, कोई अंबानी तो नहीं बनता एकदम से। तो वहाँ पे जब जॉब की, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, छोटी फैमिली है, अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पापा को पसंद नहीं था, फिर भी मम्मी के कहने से, आज मम्मी को बातें सुननी पड़ती है कि मम्मी के कहने से मैंने वहाँ शादी की थी, वहाँ शादी कर दी गई जब। लेकिन धीरे धीरे वहाँ की सच्चाइयाँ पता चलने लगी, वहाँ पे क्या चीज़ें थी। एक तो इंसान होता है कि मेहनत करता है, कमाता है और मेहनत करता है, उसमें अपना एडजस्टमेंट करता है। उन लोगों का क्या था कि हमें कमाना 1 रुपया नहीं है और ख़त्म हमें सब कुछ करना है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी, कैसे चलता था फिर? घर का खर्च बताया ना, जैसे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ जाने के बाद वो मैंने मालूम नहीं महसूस किया। जैसे पता लगा मुझे शादी के 2-3 महीने बाद ही कि इंजीनियर बताया, मैंने बोला कि वहाँ से जब वो जॉब करते थे 15 दिन बाद जॉब छोड़ दी, मुझे नहीं पता चला जॉब छोड़ दी, 1 हफ्ते बाद ही जॉब छोड़ दी। मैंने बोला आप जॉब पे नहीं जाते हो? तो बोले कि नहीं अभी मैं छुट्टियों पे हूँ, मेरी शादी सर्दियों में हुई थी नवंबर में। तो मतलब वो बंदा ना घर से बाहर ना निकलने के बहाने ढूंढता था। अब कोई अपना पर्सनली एक्सीडेंट कर सकता है खुद से, खुद का नहीं कर सकता, वो उस बंदे ने किया। मतलब इतना ड्रामेबाज बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो शायद मैं बोलूँ मेरा ट्रस्ट तो वहाँ से टूटा है। तो कितने दिन रहे आप शादी के बाद फिर ससुराल में? 7 साल। 7 साल निकाले फिर आपने? हाँ जी भैया। और ये देखो शादी के 2 महीने बाद से मुझे सब चीज़ें पता चल चुकी थी। फिर कैसे टाइम स्पेंड किया आपने? ये बस समझाती थी मैं, देखो मैं अपने आप को ना, ये बोलते हैं ना माइंड सेट करने वाली बात, मैंने अपने आप को समझाया, माइंड सेट किया कि शायद मेरी किस्मत है ये, इसको नहीं बदल सकते। फिर जब आप अपने मायके आ गए वापस, जी ठीक है, फिर आपने आते ही बुटीक ओपन किया? नहीं, मेरा बुटीक वहीं से स्टार्ट हो चुका था, वो लोग नहीं चाहते थे। इसमें पता क्या हुआ भैया, मुझे बुटीक का कहाँ से आया सेल्फ का, मुझे ये था कि वो लोग नहीं कमाते तो मैं क्यों कमाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, जहाँ से ये खर्च करेंगे मेरा भी करेंगे। मम्मी मुझे बहुत समझाती, मेरा आज तक सपोर्टिव पॉइंट मेरी मम्मी रही हैं, जैसे एक बेटी के लिए माँ होती है। मम्मी ये बोलती थी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूँ तो मैं कर रही हूँ। फिर ना एक दिन अचानक से मम्मी को बिजली ने, लाइट ने पकड़ लिया, करंट लग गया, और मम्मी पता नहीं किसकी किस्मत से मम्मी बची हैं, मतलब मम्मी को छोड़ा भी नहीं, मतलब इतने बुरी तरीके से। उस दिन ना मेरे माइंड के दिमाग की हर चीज़ हिल गई। आज अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ होती। उस टाइम मैंने अपना बिज़नेस का सोचा कि मुझे अब तो कुछ लाइफ में करना है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि ये कमाएंगे नहीं, वो चीज़ ये कमाएंगे नहीं, घर खर्च चलेगा नहीं, बच्चे होंगे तो वो लाइफ चलेगी कैसे। और मैंने अगर लाइफ में स्ट्रगल देखा होता तो शायद मैं वो चीज़ें फील कर पाती कि हाँ चलो, अब बंदे को कमाना ही नहीं है, खाली कि हमें तो रोटी बनानी नहीं है और हम पेट कैसे भरेंगे, तो भूखे तो हम खुद मर रहे हैं ना। भगवान तो कह रहा है कि मैं तो दे रहा हूँ, तुम ही नहीं कर रहे हो तो मेरी क्या गलती है। आप बोलते भी हो, मैंने हाथ, आप हैंड शेक के लिए हाथ करते हो तो आप नहीं मिलाओगे, इसमें आपकी गलती है, मैंने तो फैलाया ना। बंदा कमाएगा नहीं तो भूखे आप खुद मर रहे हो, मैंने नहीं मरना। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आई कि ये नहीं करेगा तो मैं करूँगी। मुझे स्टिचिंग आती थी, मैं शादी से पहले स्टिचिंग करती थी, नॉर्मली ऐसे गांव में करती थी, मैं कहीं बाहर आना जाना नहीं था उस टाइम पे। स्टार्टिंग स्टिचिंग की प्राइस बताऊँ तो आप हंसोगे, 60 रुपये। 60 रुपये मैंने स्टार्टिंग की थी सूट सिलने से। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की, तो मेरे माइंड में आया चलो ना अब जॉब करते हैं या स्टिचिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे अलाउड नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा अप होके उनसे आगे जाके वो चीज़ें मैंने की कि नहीं अब तो मुझे करना है, तो मतलब करना है। मेरी गुड़िया 2 साल की थी उस टाइम पे, 2.5 साल की। तो उन्होंने बिल्कुल सब कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन लड़के झगड़ के जो भी था जैसे भी था, मम्मी मेरे साथ थी। तो मैंने वहाँ से, मेरी ताऊ की बेटी ने मुझे बोला चलो ना हम शॉप करते हैं बुटीक की, उसकी बुटीक की और ये कॉस्मेटिक की। मैं ठीक है, वहाँ से मेरे माइंड में आया चलो मुझे तो
कोरोना से पहले की बात है ये, 4 साल मुझे ओपन को हुआ था। तो वहाँ से मुझे बुटीक का ऑप्शन रास्ता मिला। उन दीदी ने किया, मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ सपोर्ट नहीं करते हुए अपने साथ जॉब पे ले गए कि नहीं, कहीं पे उस टाइम जॉब पे लगे हुए थे, इसका बुटीक कैसे भी बंद हो जाए। वो चीज़ें वहाँ पर छोड़ते हुए मैंने पूरा टाइम अपने बुटीक को दिया। अब जैसे नया नया बुटीक होता है, हमें टाइम देना होता है। अब जुलाई में किया था, करवा चौथ का टाइम आया, अब नया कस्टमर पकड़ना है तो वो उसी टाइम पे पकड़ा जाता है। मैं अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद मैंने बुटीक में पूरा टाइम दिया, फुल टाइम जिसको बोलते हैं। मम्मी को इसको छोड़ दी, क्योंकि मम्मी के भरोसे मैं इसको छोड़ती हूँ। कहीं भी अगर मम्मी कहीं जाती है ना, मैं फिर किसी के भरोसे नहीं छोड़ती अपनी बेटी को, किसी के मतलब किसी के नहीं। तो वहाँ से मैं रात के ससुराल में रह के तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते, लेडीज़ की बहुत मुश्किल है। मेरी सास भैया बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, जिसको बोलते हैं एक देवी थी। अगर मेरा 7 साल में वहाँ कटा है तो उनका साथ बहुत कोऑपरेट रहा है। जैसे मैं बोलते हैं मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ से 7 गुना मेरी अच्छी सास थी। उस फैमिली में मुझे सास का प्यार, टिपिकल सास नहीं थी। अगर वो बंदे होते ना तो शायद मेरा टाइम इतना स्ट्रगल का नहीं होता। और मेरा दीदी के भरोसे फिर बुटीक ओपन हुआ, उन्होंने बहुत चाहा मेरा बंद हो जाए। और जब लास्ट मैं वहाँ से आई, मेरी सास ने बोला नहीं ये जाएगी और काम को मैं अपने आप समेटूंगी, जैसे होगा, इसको वहाँ भेज दो इसके मायके। उन्होंने मुझे भेज दिया और मैंने अपना 100% अपने बुटीक में दिया, तो वो चला, अच्छा चला इसे बोलते हैं। चलने के बाद अच्छी मेरी अर्निंग होने लगी। उस टाइम मैंने पैसा नहीं दिया, कस्टमर देखे, कस्टमर मेन होता है, कस्टमर मेरे बने। और जैसे काम वर्कलोड कम हुआ कि मैंने उनको बोला फ़ोन करके मुझे लेने आओ, तो वहाँ से मेरी थोड़ा ये डाइवोर्स सिस्टम गड़बड़ाया। अब यहाँ से जाएगी तो या तो बुटीक बंद होगा या हम तुझे छोड़ेंगे। तो मैंने वो ना अपना वहाँ पे मैंने थोड़ा बोलते हैं ना, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा डाइवोर्स भी होगा, मुझे मतलब ही नहीं था। ये चीज़ें मेरे माइंड से बिल्कुल बाहर थी कि नहीं, तो करना है तो मतलब करना है। वहाँ से वो चीज़ें मम्मी ने बोला कि पहले ये करेगी, छोड़ेगी तो मतलब कुछ नहीं। वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी जर्नी। वहाँ से उन लोगों ने बोलते हैं कि मेल में अगर कुछ ना मिले तो लेडी के करेक्टर को छाल दो, वो उसको गलत साबित कर दो, वो उसको दुनिया समाज में आके दब जाएगी तो घर बैठ जाएगी। लेकिन वहाँ मैंने अपने आप को संभाला, बहुत अच्छे संभाला। और मेरी बुआ सास थी, जो उनकी मतलब बुआ थी, उन्होंने भी उनको बहुत समझाया। लेकिन मेरे ससुर का एक ही वर्डिंग होती थी हमेशा कि चाहे मुझे 2 बीघे ज़मीन बेचनी पड़े, लेकिन मैं रखूँगा नहीं। तो बोलते थे मुझे हमेशा निकल घर से। मैंने एक ही बात होती थी, मैं ना तो लव मैरिज थी मेरी, अरेंज मैरिज थी, मैं भक्के। और मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी, अच्छे लेवल की, उनसे तो मतलब बोलो 4 गुना अच्छे लेवल की शादी की थी। उनके गांव में शादी किया, मतलब बोलते हैं ना गांव समाज में रुक्का पड़ गया था, इतना आया है, सबका दिया है। फिर सब बोलते थे मुझे क्या देख के शादी हुई थी। ये चीज़ें चलते चलते फिर मेरा बुटीक चला। सब लोगों ने मुझे बोला कि अब तो अच्छा कमाती है, लेकिन मेल ईगो वाली बात वहाँ पे आई। और उन्होंने कहा हम लेके जाएंगे तो तब ये शॉप बंद होगी, वरना हम नहीं लेके जाएंगे। वहाँ से मैंने अपना डिसीजन लेने चालू किए, नहीं अब शॉप नहीं बंद होगी। अच्छा, शॉप पे ऊपर बात है कि या तो आप काम करना बंद कीजिए, हाँ जी, या फिर आप अपने खत्म रिश्ता बनाए रखिए। हाँ, वहाँ पे मुझे ये था कि नहीं, डिवोर्स तो मतलब ही नहीं है मेरी लाइफ में, डिवोर्स का तो चैप्टर ही नहीं था कि छोड़ने वाली कोई चीज़ होती है। देखो मतलब एक किस्म से लोगों ने उसको बहकाया कि हाँ, औरत की कमाई खा रहा है ऐसा। हाँ, वो चीज़ें वहाँ से चालू हुई और उनको सपोर्ट किया उनकी खुद की फैमिली ने। तो ये तो फिर उसने खुद की मूर्खता की ना। हाँ भैया, तो खुद तो नौकरी करता नहीं थे, बिल्कुल। आप कम से कम कमा रहे थे, तो घर में ही आ रहा था पैसा। तो यही मेरे ससुर ने बोला ठीक है हम रख लेंगे इसको। फिर मैंने सोचा, एक ऑप्शन और दिया, मैंने बहुत ऑप्शन दिए। बोला ये देखो, डाइवोर्स के दिन तक मेरे माइंड में एक चीज़ थी, अगर ये बंदा मुझे सामने से आके ये बोल देना कि अपने लिए ना सही, हम अपनी बेटी के लिए सोचते हैं, चलो हमारी जो पर्सनल इशू है उसको साइड करते हुए कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए। मैंने एक बात बोली थी, अगर भगवान भी आके मुझसे बोल देना कि बेटी को छोड़ दे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और जिस दिन मेरा डाइवोर्स हुआ, मैंने एक ही चीज़ सोच के माइंड में गई थी, अगर इस बंदे ने इसको लगा कि ये मेरी फैमिली है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तो ये बोलेगा कि मैं अपनी बेटी नहीं छोड़ सकता, और इसने बोल दिया तो मैं डाइवोर्स नहीं लूँगी, मैं कोर्ट से वापस आ जाती वहाँ से, ये सोच के मैं गई। लेकिन उसने वो चीज़ें नहीं दिखाई, अपनी जिम्मेदारियां ना दिखाने के कारण मुझे लगा कि अब मेरा डिवोर्स का डिसीज़न 110% सही रहा है। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा अपनी लाइफ में कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया और 100% बोलो 100 रातों में उठ के 3-3 4-4 बजे तक मैंने काम किए हैं। ओके, तो जब आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे, आपने इतना
बोल्ड डिसीजन लिया लाइफ में, उसके जी। बाद आप ठीक ठाक कमा भी रहे थे, आपका बुटीक चल रहा था, तो यहाँ सीखने क्यों आए फिर आप? यहाँ सीखने का मेरा मेन रीज़न, मैं मैम की रील्स देखती थी कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम पे सब चीज़ें ऑफ थी, तो मैम की रील्स में ऐसे स्क्रॉल कर देखती थी। तो वो बस उस टाइम पे माइंड में ये चीज़ें तो थी ही नहीं कि भाई मुझे मैम के पास जाना है, कि मुझे पता था घर वाले जाने तो देंगे नहीं इतनी दूर, मुझे पता भी नहीं था भिवानी कहाँ पे है। तो वहाँ से आने के बाद कुछ चीज़ें ख़राब हुई, तब समाज वाले ने घर वालों को भड़काया, वहाँ से भड़कने के बाद सारी चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ाई हैं। और जैसे काम मेरा अच्छा चला था, मैं आपको बताया, जैसे मैम की रील्स देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे ना मैम के जैसा बनना है। अब वो चीज़ें ना मेरे माइंड में सेट करने लगी कि इतने पैसे से तो काम चलेगा नहीं, अब मैं घर वालों के ऊपर कब तक डिपेंड नहीं रह सकती थी। और उसके बाद मैंने खुद का डिसीजन लिया कि मुझे अपनी बेटी को अपने दम पे पाल के दिखाना है, जैसे दुनिया समझ कि एक लड़की नहीं कर सकती। तो मेरा आज जो मेरा मेन चीज़ है ना, कि मैं अपने दम पे अपनी बेटी को पाल के पढ़ा लिखा के और एक इतना काबिल करना चाहती हूँ कि बोलते हैं ना बाप के नाम की ज़रूरत पड़े, वो मेरी बेटी कमाए और दुनिया से पूछे ये मेरी बेटी है, ये खुद के नाम से जाने जाए। बिल्कुल सही। ये नहीं कि बाप का साया है। मैं वो चीज़ें जो माहौल मुझे मिला है ना, मैं अपनी बेटी को तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी कि अगर आजकल मैं बोलती हूँ शादी कर लेते हैं, फ्रीडम ना मिले, क्या ही गारंटी है। मैं तो स्ट्रगल कर लूँगी, इसका स्ट्रगल तो फिर वहीं से चालू हो गया जहाँ से मेरा चालू हुआ था। ओके, तो जो ये बातें आप इसके सामने अक्सर करती हैं? नहीं, बच्चे के सामने नहीं करते नहीं कभी भी करती, ऐसी कभी बातें? नहीं करती। ये पूछती भी है तो नानी से भी पूछती है, पापा कहाँ, मम्मी कहीं नहीं, बस यही बोलती थी कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो पापा ने छोड़ दिया, बातें नहीं मानते थे। क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना अभी ये स्टेज है, फिर जी। बातें घर कर जाएंगी इसके जी, दिमाग में। वो मैं नहीं चाहती वो चीज़ें हों इसके सामने। ओके, तो जो मेडल है ये इसको पहनाया क्या मैडम ने आज? इसको, हाँ, मतलब मुझे पहनाया, और मैं इसका जो टारगेट मतलब ये है, ये इसको ही देना चाहूँगी और अपनी माँ को। लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, सपोर्टेड इंसान होते हैं, तो भगवान की दुआ से कुछ लोग अच्छे भी मिले हैं मुझे। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया ही बुरी है, दुनिया वो तो बुरी नहीं है। आप लोग मुझे यहाँ आने के बाद और भी अच्छे मिलेगी। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोग तो हैं धरती पे जो अच्छे भी हैं। यहाँ आने के बाद ना मतलब घर जैसा माहौल फील हुआ है। जब मैं रील्स देखती थी ना, या आपको पूछा कि मतलब मैं उनसे कैसे मिलना का हुआ मेरा, अब जब खुद के डिसीजन लोगे ना तो दुनिया समाज तुम्हारे सबसे पहले फिर अपने घर करेंगे कि नहीं। जब दुनिया समाज ने घर वालों को भड़काया शादी, तो फिर घर वालों ने बोला है तो शादी या घर। अब उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए, या तो शादी या घर, एक ऑप्शन चुनना है, तुम्हें क्या चाहिए, या तो घर को छोड़ दो या शादी कर लो। फिर मैंने खुद का डिसीजन वहाँ से लिया कि मैंने घर छोड़ दिया। आपने घर भी छोड़ रखा? फिर मैंने घर छोड़ दिया। अभी कहाँ रह रहे हैं फिर आप? अभी यहाँ से आने के बाद जैसे अभी सडनली घर छोड़ा तो अचानक से सब चीज़ें नहीं होती। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने बोला ना अभी जैसे दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे भी होते हैं, तो वहाँ से मेरी फ्रेंड ने थोड़ा सपोर्ट किया। वहाँ से चीज़ें थी माइंड में, वो चीज़ें थी कि अब लाइफ में करना, इतनी अर्निंग से तो कुछ आप नहीं कर सकते ना, 15-20 हज़ार से तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिन रात बस एक ही माइंड में चीज़ें थी कि अब अर्न करना कहाँ से है और कैसे अर्निंग बढ़ानी है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम था, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताऊँ मैंने स्टिचिंग कहीं नहीं सीखी थी, किसी के पास नहीं गई थी मैं। जैसे तुम्हें बोल देना उनको नहीं, खुद के माइंड से वो चीज़ें थी तो मैं कर लेती थी, लेकिन बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी फील्ड में प्रोफेशनली जाना चाहोगे तो उसका बेस क्लियर होना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो अचानक से यहाँ पे आने की चीज़ें ख़राब हुई, तो माइंड में ऐसे मैं वीडियो देख रही थी बैठे बैठे, मुझे लगा कि अब तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। क्योंकि घर जाने पे मुझे थोड़ा सा ही होता है 6 बजे घर आना है। अगर तुम घर पे तुम्हें टाइम से ही पहुँचना है, चाहे तुम काम करो या नहीं करो, तो मेरी एंट्री घर में 6 बजे हो जानी, मतलब अंधेरा नहीं। वो चीज़ भी गलत नहीं थी। देखो, एक लेडी होने के लिए मैं घर से बाहर निकलती थी, मेरी सिटी में शॉप थी, तो वहाँ से पड़ता है 8-10 किलोमीटर, वहाँ पर मैं आती थी स्कूटी से, पापा ने स्कूटी सिखा दी थी, तो गांव का रास्ता होता था। तो उनकी थी थिंक पता नहीं रास्ते में क्या चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो उस चीज़ के चलते वो सही थे। मैंने गलत तो फिर भी नहीं कहूँगी। और बोलते हैं भगवान अच्छा करते हैं, अगर आज उन्होंने सामने मेरा ऑप्शन ना रखा होता तो मैं आज यहाँ भी नहीं होती। और इस दौरान गुड़िया तो आपकी वहीं रहती थी? हाँ जी, ये वहीं थी, और वैकेशन हुई तो मैं इसको, ये मेरे साथ बोली मम्मा मुझे साथ चलना है, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो मैं इसको यहाँ ले आई, कि मुझे लगता है रह सकती है। ओके, तो जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे कैसा फील हुआ था आपको? पहला दिन यहाँ पे आए तो भैया मैं बहुत रोती हुई आई थी यहाँ पे। तो मैं मतलब हालात ही कुछ ऐसे थे जैसे मतलब मैं निकली थी घर से कि पता नहीं, यहाँ का मुझे ABCD भी नहीं पता थी, मैं भिवानी कैसे पहुँची हूँ आप पता भी नहीं सकते। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं घर से निकली हूँ खुद अकेली भिवानी के लिए ट्रेन में, मुझे पता भी नहीं था कितने घंटे का रास्ता होगा।
यहाँ से स्टेशन से आने के लिए मुझे ऑटो वाले ने 100 रुपये ले लिया, जहाँ 20 रुपये लगते हैं। मुझे पता था ये मुझे ठग रहा है, पर मेरे पास सामने कोई ऑप्शन नहीं था। रात को आए थे क्या? नहीं, दिन में आई थी मैं। दिन आई में 100 थी, रुपये क्यों दिए फिर? मुझे पता नहीं था ना कि कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है। मुझे तो पता लग गया था क्योंकि लोकल किराया तो इतना नहीं होता 100 रुपये। देखो इतना टाइम मैंने बाहर निकाला है, तो मैंने उसको बोला भी था, कह रहा नहीं मैम आपको के साथ सामान है तो आप नहीं जा पाओगे। उसने यहाँ तक आने के मुझे, जब उसको बहस हो चुकी थी, वो उसको 100 रुपये दिए, मैंने दिए। यहाँ आई और उस टाइम क्लास चल रही थी, जिस टाइम में आई 2-2:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, 7 घंटे में। और मैम क्लास, मैम को देखते ही मेरा थोड़ा मन में सुकून पड़ा कि हाँ मैं बहुत अच्छी पॉजिटिव जगह आई हूँ। तो अपनी लाइफ में 3 महीने के इस एक्सपीरियंस को दीदी कैसे देखते हैं आप? मैं इस एक्सपीरियंस को ऐसे देखती हूँ, अगर हालात कैसे भी हो, हमें अपने सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है। और सबसे ज़्यादा खुद का मजबूत इंसान माइंड सेट होगा ना, लाइफ में कोई काम इतना बुरा नहीं है या कोई काम इतना बड़ा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। कोई भी काम, मतलब किसी, मैं तो बस अपने, मुझे अपना टारगेट रखती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले किसको रखती हूँ? ऋतु मैम को सामने रख लेती हूँ। वो जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी तो उनके स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो डाउट सॉल्विंग स्टाफ था और खुद ऋतु मैम थी, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? यार इतनी अच्छी, मेरी तो छोड़ो, मेरी बेटी की उनसे डेली की मैम एक पिक मुझे चाहिए आपके साथ, इतना बोलती मैम गुड मॉर्निंग मैम हाय, कहीं भी मिल जाती है। मतलब वो भी एक ना बच्चे की तरह से मुझे अपना जो होता है ना, बाहर रहते तो अच्छा होता है, लेकिन स्टाफ ने मेरी बेटी को, मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। पिछले बैच की जो फेयरवेल पार्टी थी उसमें रैंप वॉक की थी आपने? हाँ भैया। क्या बनाया था? बोलो तो मैंने 1 पीस बनाया था जिसके छक्के छूट गए थे सभी के फोटो देखते ही। अच्छा। हाँ 1 पीस, मतलब उस रैंप वॉक में किसी ने 1 पीस नहीं बनाया था, मैंने जो 1 पीस बनाया। और सब ने कम से कम 50 लड़कियों ने जब मेरी जम के तारीफ़ की थी ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील, देखो आता ही है कहीं ना कहीं। उस टाइम में लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उस टाइम मुझे नॉर्मल बेसिक था हमारा, कुछ चीज़ें नहीं थी। वहाँ होने के बाद मैंने जब 1 पीस बनाया और मैंने स्टोरी वगैरह से लगाई स्टेटस पे, तो बोलती मैं कॉल भी आते हैं, उन्होंने तो ड्रेस में ना ब्लैक कलर का था 1 पीस मेरा, देखो सूट गया या नहीं गया मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोटोज़ जैसे डाली तो सब बोला कहर ढा दिया जिसे बोलते हैं। मतलब लेडीज़ के थे ये कमेंट्स, मैं जेंट्स का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। मतलब अब सबको ये है कि फेयरवेल पे पता नहीं क्या ही बनाऊंगी मैं, लेकिन फेयरवेल पे जो मैंने अभी ड्रेस बनाई है, टाइम शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहा है हमारे पास, काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है, ड्रेस से होती हैं और हमें अपना वर्क भी कंप्लीट करना होता है, तो उसके चलते मैंने नॉर्मल ड्रेस बनाई है। मतलब ये है कि इंडो वेस्टर्न। ओके। ये ब्लेजर कैसे बनाइए तो नहीं सिखाते यहाँ पे बुटीक मास्टरी में? बुटीक मास्टरी में मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले क्या बोला, यही बोला है मैडम, बेस क्लियर कराती हैं, आप यूँ बना लो कोई भी ड्रेस चुटकियों में। हर ड्रेस आप बना सकते हैं जो देखेंगे आप? बिल्कुल भैया, हर ड्रेस। ओके। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप दीदी? कोई जी। प्लेटफॉर्म कौन सा? इंस्टाग्राम, फेसबुक और बस ये 2 कुछ चीज़ें। डालते हैं उस पर? रील्स वर्क की डालती हूँ। अब वहाँ पे थी तो मैं तब भी वर्क से डालती थी, पता नहीं ऐसे काम करते हुए सडनली अभी लास्ट ईयर कोई रील्स आई थी वायरल हुई, तो उसमें 10K फॉलोवर हो गए थे। फिर बीच में मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं रील्स डालनी बंद कर दी, तो अब मेरा माइनस में चल रहा है अकाउंट। अभी कितने फॉलोअर्स हैं? उसमें मेरे 8+ हैं। 8,000 प्लस? हाँ। सही है। लेकिन बीच में आपने काम छोड़ दिया तो एल्गोरिथम छूट गया होगा उसका जी भैया। पेज का? ओके। लगभग आपका खर्च कितना हुआ है 3 महीने के दौरान? आपको बताऊं तो भैया, यहाँ पे जितना भी अभी मैं खर्च करती हूँ ना, कहीं भी मैं बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। अभी मैम जैसे नॉर्मल बेस कराती हैं, तो मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ कि इसी जो मैम सिखाती हैं हमें, उससे ड्रेस बना पाऊँ। जैसे कि आपने पूछा ये चीज़ें नहीं सिखाती, जैसे मैम ने सिखाया नायरा कट, तो मैंने नायरा कट से ब्लेजर बना दिया, मैंने वो नायरा कट नहीं मिलाया, तो वो खर्च मैं खुद करती हूँ। तो वो सोच समझ के ये खर्च करती हूँ मुझे कहाँ करना है, तो अपना खर्चा और अपनी बेटी खर्चा जैसे मैं खुद करती हूँ, तो खर्चा मेरा यहाँ अभी नहीं काउंट किया, जो मतलब मैंने अपने बच्चे के लिए संभाल के रखा था मैंने लगा दिया। अच्छा। तो लगभग आप ये जो वर्थ मानते हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इतना पैसा? भैया इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक बिजनेस रूल होता है, जब तक हम अपने ऊपर या किसी काम के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो वो हमें प्रोग्रेस कैसे देगा? कितने दिन में पैसा पूरा कर लेंगे जो यहाँ लगाया आपने? यहाँ से जाने के बाद तो यूँ होगा चुटकियों में। यहाँ से जाने के बाद फिर क्या करेंगे दीदी आप? यहाँ से जाने के भैया मैं ना अच्छे लेवल का एक बुटीक करूँगी, अर्न करने का इतना अच्छे लेवल का, मतलब जो धूम मचा दे। और बुटीक करूँगी, अभी थोड़ा हमारा जो मोदनी का सिटी पड़ती है नॉर्मल, वहाँ पे सब लोकल एरिया आता है, गांव से टच है, तो एक अच्छी जगह बुटीक, जैसे गाजियाबाद हुआ तो ये पैसे वाला, अभी बोलते हुए आप पैसे वाला एरिया, तो बुटीक तो मुझे वहीं करना है, अच्छे लेवल पर पैसा कमा के। ओके। और कुछ बता दो, ब्रांच विजिट पे गए थे आप किसी पे? हाँ यार, ब्रांचेज मैंने ओके, की मैं हैं। पूछता हूँ। आपके बैच के दौरान 7 ब्रांचेज
हाँ ओपन जी। हुई हैं, किसी पे विजिट की थी आपने? मैंने कम से कम 3 से 4 ब्रांचेज में विज़िट किए हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा वर्कलोड बहुत कम था। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा माहौल है, मतलब है, दम है हर चीज़ में, और चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो चीज़ें मुझे वहाँ जाके फ़ील होती हैं। यहाँ पर जैसे आपने पूछा कि हमारा 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैं बोलूँ बहुत अच्छा रहा है। यहाँ विज़िट करने के बाद अगर सुकून अगर मुझे 4 साल में मिला है, तो मैं बोलूँगी मुझे यहाँ मिला है 1.5 महीने। आप यूपी से हैं? जी और भैया। यहाँ हरियाणा में आपको कभी कोई ऐसा लगा सेंटर पे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है? भैया सबसे बेस्ट, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से गई थी, तो मैं आई भी खुद से ही थी, और जब जाने का हुआ तो मुझे यहाँ का जाने का भी कुछ नहीं पता। तो मैंने अरुण भैया, मैंने ऐसे स्टाफ से पूछा, तो उनका कुछ रिव्यू खास नहीं था। जैसे फिर भैया बैठे हुए थे, तो भैया बोले क्या ही प्रॉब्लम है। मैंने कहा भैया मुझे ना घर जाना है, मुझे पता नहीं मैं कैसे जाऊँ। तो स्टाफ ने बोले आप स्टेशन में जाके पता कर आओ। तो मैं वहाँ स्टेशन से आई, तो भैया बैठे क्या ही प्रॉब्लम है भैया, मुझे घर जाना, कैसे जाऊँ, मेरी बेटी रो रही है, आना है बेटी का नाम। तो ये रो रही थी, मम्मा आ जाओ। एक महीना मुझे हो चुका था। तो भैया बोले कि आप मैं ट्रेन से जाना है। मैं ट्रेन से सूटेबल लगा था कि नहीं, आप ट्रेन से जाओगे तो बड़ा कड़ा है, आप ना बस से जाओ। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे बस से तो बिल्कुल नहीं जाना, मुझे पता ही नहीं है दिल्ली में ABCD कहाँ क्या कैसे, घर से बाहर कभी निकले नहीं। तो भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं ये बोलूँ इन शॉर्ट, यहाँ तक कि गया कि घर तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप जितने घर नहीं पहुँचे। और वही चीज़ें हुई, उन्होंने मुझे बस में बैठाया सुबह के टाइम, खुद से यहाँ की सिक्योरिटी मुझे बैठा के आई। अरुण भाई बैठा के? उन्होंने मुझे सिक्योरिटी अवेलेबल कराई, वो मुझे बैठा के आए, और इतने मैं घर तक नहीं पहुंच गई, उन्होंने मेरा यहाँ तक आने तक मुझसे पर्सनली, आप भी पूछते हो कितनी बार, और मैंने ठीक है, वो चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं कि मतलब ना अपने ही परिवार में हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। तो दीदी अंत में महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अंत में महिलाओं के नाम, लड़की के नाम और एक सबके नाम सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगी कि फिज़िकली ही टॉर्चर ही नहीं होता, इमोशनली टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। उसे ना सहें, ना फिज़िकली और ना इमोशनली। अपने डिसीजन जिस दिन औरत लेना चालू कर देती है, दुनिया समाज पहले सबसे आड़े आता है, उसको साइड करते हुए, अपनी थिंक को पॉजिटिव रखते हुए एक अपने लिए डिसीजन लें और अपने ऊपर काम करें। घुट घुट के जीवन या तो जिएगा आदमी या मरेगा, एक दिन जीना या मरना तो होता ही है। सोच के मर जाओ कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मरना होगा तो वो भी अच्छा, और जीना होगा तो मैं बोलती हूँ 110% छोड़ो 150% अच्छा होगा। आज मैं जहाँ हूँ ना, मैं तो सोचती हूँ सारे डिसीजन मेरे सही हुए हैं। डिवोर्स हुआ तो मैंने घर से नहीं निकलती, मैं यहाँ नहीं होती, और यहाँ से जाने के बाद तो क्या ही बोलूँ, भगवान साथ दे तो बहुत। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारी स्टूडेंट प्रियंका चौधरी को, जिनका जीवन पहले बहुत अच्छा था, फिर टर्बुलेंस में आया, फिर अभी पटरी पे है। होपफुली आशा और उम्मीद करेंगे ये अपने जीवन में बहुत कामयाब हों, जैसे इनकी छोटी सी गुड़िया प्यारी सी, उसको ये अपने जीवन में आगे बढ़ा पाएँ। और होपफुली जो इन्होंने देखा, और जैसा इनका मानना भी है कि मेरी गुड़िया वो नहीं देखेगी, उसके लिए लगे हुए हैं दिन रात, और भगवान से दुआ करते हैं कि इसमें सफल हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितंसा। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।